वेलकम बैक टू फुटबॉल स्टोरी। और गैम्बर ट्रॉफी का मैच बार्सिलोना ने टॉटनहम हॉटस्पर को 4-2 से हराया। उस मैच का रिव्यू करेंगे और आपको ट्रांसफर मार्केट की अपडेट भी इसी वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। और भाईजान, जब आप मेरे चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं मैच के बारे में। और आपको पहले बताता हूँ कि बार्सिलोना की स्टार्टिंग लाइनअप क्या थी, बार्सिलोना की फॉर्मेशन क्या थी। तो स्टार्टिंग लाइनअप कुछ ऐसी थी कि बार्सिलोना ने बल्दे को लेफ्ट बैक पे स्टार्ट किया था, सेंटर में एरिक गार्सिया और अरोहो थे, और कुंदे राइट बैक की पोजीशन पे स्टार्ट किया था उन्होंने। अ, तीन मिडफील्डर के साथ बार्सिलोना उतरी थी, उसमें गावी, रोमियो और डियोंग थे। और कैम पोजीशन पे बार्सिलोना ने पैड्री को खिलाया था। और आपके फॉरवर्ड, दो फॉरवर्ड थे, एक लेवेंडोस्की और रफीनिया। तो बार्सिलोना ने स्टार्ट में ही तीसरे मिनट में गोल स्कोर कर दिया था। रफीनिया का असिस्ट था और लेवेंडोस्की का गोल था। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन दोनों की परफॉर्मेंस इस असिस्ट और इस गोल के बाद से बहुत ही ज़्यादा ख़राब रही। रफीनिया, शायद मैं बहुत ज़्यादा हार्श हूँ और इट्स टू अर्ली, लेकिन मैं पिछले सीजन से ये बात कहता आ रहा हूँ और अभी भी ये बात कहूँगा कि रफीनिया बार्सिलोना मटेरियल नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन आ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रफीनिया ने पिछले सीजन में 20 असिस्ट गोल जो है वो निकाल के दिए थे आपको। लेकिन भाईजान, जो जो क्वालिटी बार्सिलोना को रिक्वायर्ड है वो क्वालिटी रफीनिया प्रोवाइड नहीं करते, वो रफीनिया प्रोवाइड नहीं कर सकते। अभी तक की जो उनकी परफॉर्मेंस जो है, मैं उसके मुताबिक ये बात कर रहा हूँ। अब आने वाले मैचेस में वो कुछ ऐसा मिरेकल करके दिखा दें तो वो एक अलग बात है, क्योंकि इसी बार्सिलोना ने नेमार को खेलते हुए देखा है, इसी बार्सिलोना ने मेसी को खेलते हुए देखा है, इसी बार्सिलोना ने ईटो को खेलते हुए देखा है। तो विंग पोजीशन जो है वो बार्सिलोना की हमेशा से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रही है और सुपरस्टार्स रहे हैं। और बार्सिलोना ने पहले हाफ में गोल करने के बाद से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी इसी वजह से किया था, क्योंकि आपकी बॉल प्रोग्रेशन नहीं थी बिल्कुल भी। आपकी विंग पोजीशन पे कुछ भी नहीं हो पा रहा था, क्रिएटिविटी कुछ नज़र नहीं आ रही थी। और गोल स्कोर करने के बाद से बार्सिलोना जो है वो बिखरी हुई नज़र आ रही थी। कोई प्रेसिंग में भी कोई जान नज़र नहीं आ रही थी, बार्सिलोना बिल्कुल प्रेस नहीं कर पा रही थी। और स्पर्स बहुत अच्छा खेल रही थी, स्पर्स की पासिंग बहुत अच्छी थी, गेम को कंट्रोल उन्होंने किया, वो विंग पोजीशन पे बहुत अच्छा खेल रहे थे। और बार्सिलोना को हर सूरत में एक वर्ल्ड क्लास विंगर साइन करना ही पड़ेगा। और अगर बार्सिलोना विंगर साइन नहीं करता तो बार्सिलोना को कैंसेलो को लाजिम साइन करना पड़ेगा। अदरवाइज बार्सिलोना की राइट साइड बहुत ज़्यादा पुअर है, और जिसकी वजह से बार्सिलोना ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। रफीनिया जो है वो पैचेस में कुछ अच्छे मोमेंट्स निकालने में कामयाब हो जाते हैं, कुछ अच्छे क्रॉसेस लगा देते हैं, लेकिन अगर एक प्रॉपर वर्ल्ड क्लास प्लेयर की बात की जाए, जो कि पूरे मैच में आपको वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं, तो वो चीज़ नहीं थी रफीनिया की तरफ से। और राइट साइड पे आपको प्रॉपर राइट बैक चाहिए, कुंदे की वो पोजीशन नहीं है जहां से ज़्यादातर अटैक स्पर्स ने किया भी। और स्पर्स की प्रेसिंग बहुत अच्छी थी, मिडफील्ड में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रेस करके रखा। पैड्री के पास कोई ज़्यादा सपोर्ट नज़र नहीं आई। और अगर डिफेंसिवली बात की जाए तो रोमियो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, टेक्निकल फाउल करके उन्होंने अटैक को रोका। डी जोंग काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहे, उन्होंने बॉल प्रोग्रेशन अच्छा किया था। लेकिन वही बात है कि लेवेंडोस्की के साथ कनेक्टिविटी पैड्री की भी नहीं हो पा रही थी, डी जोंग की भी नहीं हो पा रही थी। और बार्सिलोना ने जो प्रेस को जो तोड़ना था वो नहीं तोड़ पाए थी बार्सिलोना फर्स्ट हाफ में, इसलिए बार्सिलोना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया और दो गोल भी कंसीड किए। अब बार्सिलोना बिल्कुल अरोहो के बगैर भी खेली, क्योंकि अरोहो अब बहुत जल्दी जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गए थे। लेकिन बाद में अच्छी खबर ये आई कि ये कंफर्म हुआ कि अरोहो इंजर्ड नहीं थे, लेकिन उनको प्रिकॉशनरी मेजर की वजह से उनको बाहर बुला लिया गया था। उसकी वजह से भी बार्सिलोना की जो बैक थी वो थोड़ी सी वीक रही, और आप जानते हैं क्रिस्टियनसन ने ऑलरेडी मैच स्टार्ट नहीं किया था। तो ये सारी सिचुएशन थी। फर्स्ट हाफ में काफ़ी पूर फर्स्ट हाफ रहा था, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी रही। लेकिन सेकंड हाफ में बार्सिलोना ने काफ़ी ज़्यादा बेहतरी दिखाई और काफ़ी ज़्यादा शार्प दिखी, स्पेशली जब बार्सिलोना अपने यंग लेग्स को लेकर आई। और भाईजान, जो बार्सिलोना के चार नए प्लेयर आए, जिसमें आप लामिन यामाल, मैं समझता हूँ कि हमने डेम्बले के साथ इतना वक्त ज़ाया किया है और अब शायद रफीनिया के साथ भी हम वक्त ज़ाया करेंगे। लामिन यामाल ने आते ही उस बंदे ने
3-4 मिनट के अंदर रेगुलन जो उनका एक बड़ा मेन प्लेयर है स्पर्स का, उसका 2 दफ़ा एंकल क्रश किया, 2 दफ़ा उसको गिराया और बहुत ही बेहतरीन लामीन यामाल की पोजीशनिंग थी और बहुत खूबसूरत असिस्ट भी उन्होंने किया। फिर उसके बाद जब आप देखें कि आंसू फती आते हैं, उन्होंने गेम में बहुत अच्छा प्रोग्रेशन किया, बहुत अच्छा उन्होंने वन टच पासिंग की, उनका लिंकअप प्ले बहुत अच्छा था, फेरान टोरेस का लिंकअप प्ले बहुत अच्छा था। और उसके बाद लूपेस जब आते हैं तो भाईजान लूपेस ने भी बहुत प्यारी परफॉर्मेंस दी और बेसिकली आपकी गेम जो कंट्रोल किया सेकंड हाफ में वो डी योंग ने किया था, जिसकी वजह से उनको मैन ऑफ द मैच भी मिला। लेकिन आपकी जो यंग लेग्स आई, यंग टैलेंट जब आपका आया तो उसके बाद से गेम में जान नजर आई, गेम टोटली चेंज हो गया। बार्सिलोना ने गेम को कंट्रोल भी किया और बार्सिलोना ने एग्रेसिवनेस भी दिखाई। और आप अब आपको देखना ये होगा कि अगर आप सिल्वा को नहीं लेके आ पाते तो क्या आप ट्रस्ट कर सकते हो लामिन यामाल के ऊपर? क्या वो पूरे मैचेस 90 मिनट्स खेल सकते हैं? ये एक सवाल है कि रफीनिया के बाद उनको मिनट्स मिलेंगे और अगर आपके पास कैंसेलो नहीं होगा तो आप स्ट्रगल ज़रूर करोगे। लेकिन लामीन यामाल जो है वो आपका आने वाला टैलेंट है। ये बंदा मैं समझता हूँ कि अब हम आने वाले टाइम में आई एम होपफुल कि हम लामीन यामाल के एरा में रहेंगे। जिस तरह मेसी ने डोमिनेट किया फुटबॉल को, आई होप कि अब लामीन यामाल जो है वो मेसी की लेगेसी को आगे लेकर चलेंगे। इट्स टू अर्ली अगेन, लेकिन जितना भी लामीन यामाल 2-3 मैचेस बार्सिलोना की तरफ से खेले उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और उन्होंने दिखाया कि भाई वो 16 साल की उम्र में अगर बार्सिलोना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें उनमें कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई तो बात है। आंसू फती काफी ज्यादा शार्प दिखे, फिजिकली बहुत ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं और मैंने आज पढ़ भी रहा था कि उनकी जो इंजरीज थी उससे उन्होंने बहुत अच्छा रिकवर किया और अब वो अपने पूरे कैरियर में जितना भी उन्होंने 2-3 साल बार्सिलोना की तरफ से खेले उसमें बेस्ट पॉसिबल फिजिकल कंडीशन में वो इस वक्त हैं और वो भी काफी अच्छा दिखे। फेरान टोरेस बहुत अच्छा दिखे लिंकअप प्ले में, उन्होंने गोल भी स्कोर किया। फती ने बहुत प्यारी फिनिश की थी और लूपेस बहुत अच्छा वो दिखे, उन्होंने बहुत खूबसूरत एक असिस्ट भी किया था और अब्दे भी बहुत अच्छा दिखे। ये 4 प्लेयर बार्सिलोना का फ्यूचर हो सकते हैं अगर बार्सिलोना इनको रिटेन करता है, इनको रखता है अपने पास और इनको नहीं जाने देता, तो ये ट्रांसफर मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बार्सिलोना की। और जो रोमियो की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, उन्होंने गेम को कंट्रोल किया, उन्होंने फिजिकली बहुत अच्छे वो रहे, टेक्निकल फाउल वो करते रहे हैं, जहाँ पे उनको लगा कि अब मुश्किल हो सकती है और गोल कंसीड कर सकती है बार्सिलोना, तो वहां पर वो टेक्निकल फॉलो कर देती है, तो काफी ज्यादा मेच्योर प्लेयर लगे हैं। तो मेरे ख्याल में सेकंड हाफ बार्सिलोना का काफी ज्यादा अच्छा था, बार्सिलोना ने डोमिनेट भी किया, बार्सिलोना ने चांसेस भी क्रिएट किए, बार्सिलोना ने फाइनल थर्ड में स्पेशली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और ये सारा कमाल था बार्सिलोना के 4 नए प्लेयर्स का। और मैं ये समझता हूँ कि बार्सिलोना को रफीनिया के ऊपर बिल्कुल भी अब वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है, रफीनिया जो है वो इम्पोर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं अभी क्योंकि डेम्बले नहीं है और मेच्योर भी प्लेयर हैं। लेकिन मैं आपको क्यों ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये मैच का थोड़ा सा एनालिसिस मैंने आपको दिया कि किस प्लेयर ने किस तरह से खेला है। लेकिन चावी से भी जब मैच के बाद सवाल पूछा गया तो एक तो उन्होंने कंफर्म किया कि डेम्बले छोड़ के जा रहे हैं, अलिमानी ने भी कंफर्म किया है डेम्बले जो है वो पीएसजी चले जाएंगे और पीएसजी के साथ जो है वो फाइनल फेज के अंदर सारी बातचीत चल रही है। लेकिन जब चावी से सवाल किया कि डेम्बले जा रहे हैं तो अब क्या होगा, तो चावी ने बोला कि डेम्बले जा रहे हैं तो हमें उसकी रिप्लेसमेंट चाहिए होगी। तो इसका मतलब है कि रफीनिया के ऊपर चावी भी ट्रस्ट नहीं करते, चावी की प्रायोरिटी में रफीनिया नहीं है। और लामीन यामाल नो डाउट अच्छा टैलेंट है, लेकिन मैं वही बात मैंने आपको पहले भी कही कि लामीन यामाल जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा उनको वक्त दरकार है, काफ़ी टाइम लगेगा उनको मेच्योर होने में। तब तक उनको कुछ मिनट्स मिलते रहेंगे, 15-20 मिनट हर मैच में या हर 2-3 मैच के बाद उनको चांस मिलेगा। लेकिन अभी वो पूरी तरह से मेरे ख्याल से मेच्योर नहीं है और चावी रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। आंसू फती के बारे में भी चावी से पूछा गया तो आंसू फती के बारे में भी चावी ने यही बात बोली कि अभी ट्रांसफर विंडो 31 अगस्त तक खुली है, कुछ भी हो सकता है। और फिर इसी तरह से नेमार के बारे में बात हुई है तो नेमार के बारे में भी उन्होंने कहा कि मैं दूसरी टीम के प्लेयर के बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ट्रांसफर विंडो अभी ओपन है, सो एनीथिंग कैन बी हैपन, कुछ भी पॉसिबल है। तो मैं जो पूरा मैच देखने के बाद मुझे यही चीज़ समझ में आई है कि भाई
आपको प्रॉपर राइट बैक की ज़रूरत है। अगर आप सिल्वा को नहीं साइन करते तो मैं समझता हूँ कि कैंसेलो एक ऐसी ऑप्शन है जो आपको राइट विंग के ऊपर कहीं न कहीं रफीनिया को जो है वो सपोर्ट करके आप अपना काम निकाल सकते हो। तो आपको मैच्योर कैंसेलो जैसा प्लेयर चाहिए और वरना आपकी जो राइट साइड है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। और लेवेंडोस्की जो है वो उनको भी अपनी गेम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि लेवेंडोस्की ने गोल करने के बाद से बिल्कुल भी लिंक अप प्ले में वो कहीं भी नज़र नहीं आए। और कहीं न कहीं मैं लेवेंडोस्की को इसलिए भी ब्लेम नहीं करूँगा क्योंकि आपकी लेफ्ट साइड भी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, आपकी राइट साइड भी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी और जब तक आप लेवेंडोस्की को पास नहीं खिलाएँगे, तो आप नहीं कुछ कर सकते। गुंडोगन जो है सेकंड हाफ में जब आए तो क्रिएटिविटी बननी शुरू हुई और फिर उसके बाद यंग प्लेयर्स आए और यंग प्लेयर्स के आने के बाद से आपने देखा कि गेम टोटली चेंज हो गई। तो मेरे ख़्याल में गुंडोगन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेंगे आपके अगले आने वाले सीज़न में। और अब देखना ये होगा कि क्या विटर रूके को बार्सिलोना इसी ट्रांसफर विंडो में लेके आने में कामयाब हो सकती है कि नहीं, क्योंकि लेवेंडोस्की के अलावा हमारे पास कोई ऐसी रिप्लेसमेंट नज़र नहीं आ रही। फेरान टोरेस को अगर आप एज़ अ स्ट्राइकर खिलाएँ तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर अगर आप राइट विंग के पे प्लेयर साइन नहीं कर पाते तो विटर रूके को ज़रूर लेके आना चाहिए ताकि वो बैकअप प्लेयर भी रहें और आपकी साथ-साथ प्रोग्रेशन भी उनकी चलती रहे, वो मैच्योर भी होते रहें। तो ये थी अब तक की वीडियो और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका क्या कमेंट्स हैं इस गेम के बारे में, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा।